हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट टर्न पे? लास्ट स्लाइड में लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड कंडक्टर। ये हमारा डिस्कशन चल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टर। यहाँ पे बहुत सी प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। मैंने आपको बोला था, मैंने आपसे दो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर सरफेस एंड दे डो नॉट इंटर इनसाइड कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर फील्ड इंटर मतलब नेट फील्ड जीरो जाती है ना। तो E इज़ ज़ीरो इनसाइड कंडक्टर बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। चलिए मैं आपसे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। आपको वीडियो पॉज करना है, आंसर खुद सोचना है। ये मैं पहले डिस्कस करने वाला था। स्फेरिकल शेल, ओके, एंड दिस स्फेरिकल शेल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस स्फीयर इज प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको इसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, किस तरह की बनेगी। अब वीडियो पॉज करके आप सोचेंगे आंसर, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसे फील्ड लाइंस आएंगी एंड दे बिकम परपेंडिकुलर टू कंडक्टर सरफेस, अपने आप बेंड हो जाएंगी। मैंने बोला था ना, पोलराइजेशन होता है यहाँ पे। अगर ये फील्ड लाइंस ऐसे हैं तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किधर मूव करता है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट मूव करता है। सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं, प्लस चार्ज यहाँ आता है। ठीक है, तो ये ऐसे आएगी बिल्कुल परपेंडिकुलर, और यहाँ पे आके ये ऐसे बेंड हो जाएगी। ये बेंड इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक पोलराइजेशन की। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अंदर जीरो हो जाएगी और फिर ये ऐसे निकलेगी, ऐसे। तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है ये, बहुत पहले IIT में आया था और अभी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रॉ शेप ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ ए स्फेरिकल शेल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसा शेप बनेगा। इसको नोट कर लेंगे कॉपी में आप, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी हैव ए प्लेट, दिस इज स्लैब। इसका भी आंसर आपको सोचना है। एंड प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड। ठीक है, तो आपको इसकी फील्ड लाइंस बनानी है। किसकी फील्ड लाइंस किस तरह की बनेगी, पॉजिटिव चार्ज की प्लेट के नियर। आप सोचेंगे, मैं आंसर निकालता हूँ। यहाँ भी पोलराइजेशन होगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा, दिस साइड पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट एंटर इनसाइड कंडक्टर एंड दे आर परपेंडिकुलर। तो ऐसे तो जाएंगे नहीं, वैसे रेडियली आउटवर्ड होती है ना, इनको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे 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 ऐसे, और इनको ऐसे निकलना चाहिए था। बट अब इसकी फील्ड भी आ जाएगी। ये सब मिलके इसको क्या करेंगे, मेक लाइक दिस। ऐसे निकलेगी फील्ड लाइंस, यहाँ से एंटर करेंगे और फिर यहाँ से ऐसे निकल के ये ऐसे ऐसे ये फैल जाएंगे यहाँ से, बट यहाँ से परपेंडिकुलर ही निकलेंगी। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो उनको डाइवर्ज ही होना है ना। फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल रही हैं तो दे हैव टू डाइवर्ज, उनको डाइवर्ज होना है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर होंगी, बट धीरे धीरे जाकर उसमें डाइवर्जन शुरू हो जाएगा। ऐसे और ये ऐसे निकलेंगी। ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे निकलेंगी, यहाँ से परपेंडिकुलर होंगी और फिर ये ऐसे। ये हो गया। और एक और पॉइंट, फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव शार्प एजेस, है ना। वैसे पॉइंट हमारा डिस्कस हो चुका है, पहले पॉइंट पे ही था। मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव शार्प एजेस। मतलब ऐसे नहीं हो सकती फील्ड लाइन। आपको सोचना है, वीडियो पॉज करके इसको भी सोचिए कि ऐसे क्यों नहीं हो सकती। आपको इतना बताया मैंने, यू कैन फाइंड इट्स आंसर। मैं आपको बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कैसे करते हैं, इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज। जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, अगर आप वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को रखते हो एंड यू ड्रॉ ए टेंजेंट, तो टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आई मीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज। सोचिए आप यहाँ पे चार्ज रख दिए, तो ये फील्ड तो ऐसे आ रही, इसकी टेंजेंट तो ऐसे जाएगी, और ये ऐसे आ रही तो इसकी टेंजेंट ऐसे आएगी। तो इस पॉइंट पे क्या हो गया, दिस इज नॉट डिफाइंड एक्चुअली, है ना। इस पॉइंट पे स्लोप ऐसे भी है तो फोर्स ऐसे भी आ रहा है, और इस पॉइंट पे स्लोप ऐसे भी है तो फोर्स ऐसे भी आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। फोर्स कैन बी ओनली इन वन डायरेक्शन, फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, दैट्स वाई दिस इज नॉट पॉसिबल। इसको नोट कर लेगा, कैन नॉट हैव शार्प एजेस। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज और हैं यार, बड़ी कंफ्यूजिंग सी, आप लोग बहुत पूछते रहते हो।
थोड़ा तो मैंने आपको रिपल्शन के बारे में बोला था। देखिए इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है ना, फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने आपको बताया था कि इसकी कॉन्सेप्ट हम EM वेव को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो दिस इज़ प्लस क्यू एंड दिस इज़ प्लस क्यू। इनकी फील्ड लाइंस बोर्ड में बनाने को आती हैं, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे फील्ड लाइंस होती हैं ना, ऐसे। तो देखिए इसको ऐसे बोलते हैं ना कि जो पॉजिटिव फील्ड लाइंस होती है रिपेल मारती हैं दूसरे को, दे रिपेल ईच अदर, है ना। फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस रिपेल। पे कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आपकी राइटिंग बहुत ख़राब है ना। तो राइटिंग तो मेरी ख़राब है, बट मैं बोलता रहता हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आप मेरी राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, जो भी मैं लिख रहा हूँ मैं बोलता रहूँगा साथ में, ठीक है। तो फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव, देखिए ना आप शेप देखिए ना, ऐसा लग रहा है ना कि ये ऐसे बेंड हो गई, है ना। अगर सोचिए आप ये चार्ज नहीं होता, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, तो ये कैसे निकलते हैं, रेडियली आउटवर्ड निकलते हैं ना। तो देखिए इसके रेडियली आउटवर्ड को इसने हल्का सा बेंड कर दिया ऐसे, ठीक है। तो देखिए ना रिपल्शन डेवलप हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसने इसको बेंड मार दिया, इसने इसको बेंड मार दिया, ठीक है। तो पॉजिटिव फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। एंड वी हैव वन मोर पॉइंट। और ये क्या होता है, फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम होना, है ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉम्प्रेस होना, थोड़ा सा उसका डायमेंशन कम हो जाना। देखिए दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। ये ऐसे फील्ड लाइंस होती है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे होती है फील्ड लाइंस। मैंने आपको बनवाई थी भाई, जाके लेक्चर चेक मारिए फर्स्ट वाला, ऐसे फील्ड लाइंस आई थी, पॉजिटिव नेगेटिव भी, है ना। ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस थी ये, ठीक है, पॉजिटिव, और ये इनसाइड होंगी और यहाँ से प्लस से आउटसाइड होंगी, ठीक है। अब देखिए इनमें अट्रैक्शन होता है ना। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ये एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की तरह हो गई, है ना। इस फील्ड लाइंस को बोल सकते हैं दिस इज इट एक्ट्स लाइक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ये रस्सियाँ सारी खिंच गई हैं एंड देयर इज अ टेंशन, इनमें टेंशन है, ठीक है। तो टेंशन की वजह से क्या हो रहा है बताओ, अगर इनमें से में टेंशन आ जाएगी यार, इसमें एक टेंशन हो गई, सोचो ये अपनी जो नॉर्मल लेंथ है उससे हमने इसको ज़्यादा कर दिया, है ना। तो इसको क्या होना है, इसको नॉर्मल लेंथ में आना है। जब ये नॉर्मल लेंथ में आएगा तो क्या करेगा, जैसे रस्सी नहीं होती है, आप रस्सी को दो बंदे खड़े हो जाइए और एक दूसरे को पकड़ा दीजिए रस्सी और उसको खींचिए, थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगी जैसे स्प्रिंग होती है, और उसके बाद उसको नॉर्मल लेंथ में आना है, ठीक है। तो देखिए ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा खिंच चुकी है, मतलब दिस इज इमेजिनरी, है ना। आप ये मत सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग उसमें फिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक्सप्लेन करना है कि वाई दे अट्रैक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो एक फालतू का पॉइंट है बस, और कुछ नहीं। तो ऐसा बोल दिया गया कि यार ये जो है ना, ये स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह काम कर रहा है, और जब ये स्ट्रेच्ड होगा और ये अपनी नॉर्मल लेंथ में आने की कोशिश करेगा तो इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा। तो इस लाइन का ये मतलब होता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उनकी जो फील्ड लाइंस होती हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। और एक आपको मैं होमवर्क देता हूँ, स्फीयर upper half is positively charged, okay, and lower half is negatively charged. This is a conductor. Now you have to draw its field lines. This is your homework. देखिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत से बच्चे मुझसे फ़ोन पे डिस्कस कर रहे हैं, जो डिस्कस नहीं कर रहे हैं ये मत सोचना कि कोई नहीं कर रहा है, काफ़ी बच्चों ने मुझसे डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। एक और कन्वेंशन होती है, देखिए फील्ड लाइन में बहुत सारी बातें हो गई। एक और कन्वेंशन क्या होता है, सपोज दैट यू हैव +4Q एंड हियर यू हैव -Q, ठीक है। कैसे बनेंगी फील्ड लाइंस, ये ऐसे बनेंगी ना, ये बल्ब टाइप का शेप आता है, याद आ रहा है आपको, करवाया था मैंने। ये बल्ब इधर जाएगा, जब दोनों चार्जेस इक्वल होते हैं तो ये बिल्कुल बीच में होता है सिमेट्रिकल, ठीक है। अब ये चार्ज ज़्यादा है तो फील्ड लाइंस इस तरह की होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। शेप, अनइक्वल चार्जेस की फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जहाँ पे अनइक्वल चार्जेस होते हैं उनकी फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, ऐसे बनेंगी फील्ड लाइंस, ठीक है। अब यार ये थोड़ा मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, कौन, 4Q, है ना। थोड़ी इसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, है ना। इसको रिस्पेक्ट हम कैसे देंगे, इसको रिस्पेक्ट देने के लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थोड़ी ज़्यादा बना देंगे, ऐसे ऐसे कहीं दो तुमने बना दिए ऐसे, ठीक है।
ये दो तुम्हारी ऐसे हो गई, और फिर हम यहाँ से थोड़ी ज़्यादा फील्ड लाइंस बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ से थोड़ी सी क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी कम बना देंगे, यहाँ से हम ज़्यादा फील्ड लाइंस दिखाएंगे जैसे इसको रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो यहाँ से ज़्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि फील्ड लाइंस कम और ज़्यादा होती हैं, और जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा आपको वहाँ से उतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस दिखानी है, और जहाँ पे मैग्नीट्यूड कम होगा वहाँ से आपको उतनी ही कम फील्ड लाइंस दिखानी है, ठीक है। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स हो गए। और हाँ, एक पॉइंट रह गया है कि उसमें क्या होता है डाइलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। ये आपने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, ऐसे फील्ड लाइंस आ रही थी, ठीक है, तो इनकी स्टैंडर्ड यूज हो जाती है यहाँ पे, ये मैं डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो दे एंटर इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, है ना, दे कैन एंटर, ठीक है, बट इंटेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है, इनकी इंटेंसिटी क्या कर जाएगी, इनकी इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। अब आपके लिए एक बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इसका आंसर देंगे आप। इफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इज प्लेस्ड इन कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे घूम रही है, ठीक है। इफ ए चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड, डज इट फॉलो फील्ड लाइंस? सोच के आंसर देना कि मैंने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को छोड़ दिया है ना, तो क्या ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में जाएगा ऐसे या नहीं जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है, और इसको आप मुझसे डिस्कस करेंगे। मैं आपको किसी ना किसी स्लाइड में आगे आंसर दूंगा, जितने भी क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं ना मैं इनको डिस्कस करूँगा कुछ लेक्चर्स के बाद, मुझे सारे क्वेश्चन याद हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि अगर मैं प्लस चार्ज को फील्ड लाइंस में छोड़ दे, प्लस चार्ज बेसिकली फील्ड लाइंस होती क्या है, हमको डायरेक्शन बताती हैं किसकी, फोर्स की, और पॉजिटिव चार्ज। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं उसको यहाँ पे छोड़ दूंगा तो इनका पाथ कैसा होगा, ये आपको बताना है, फील्ड लाइंस का पाथ किस तरह का होगा, ठीक है। और एक और लास्ट पॉइंट आपके लिए, तो खैर अगर ये प्लस क्यू चार्ज है ना, जैसे सन की रेज होती है ना, बहुत दूर जाके पैरेलल हो जाती हैं एक्चुअली, जब वो सन से निकलती हैं दे आर रेडियली आउटवर्ड, वो रेडियली आउटवर्ड एक्शन में होती हैं, लेकिन वो अर्थ तक आते आते कैसे होती हैं, पैरेलल। तो कोई चार्ज है, कोई भी किसी तरह की बॉडी हो, फील्ड लाइंस बहुत दूर पहुँचेंगी ना, तो दे ऑलमोस्ट बिकम क्या, बहुत दूर आने पर इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद दे बिकम पैरेलल। तो ये फील्ड लाइंस कैसे आती हैं, ये पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये आपको आंसर सोचना है कि क्या, क्योंकि बहुत सी बुक्स में ऐसा लिखा होता है ना कि वो एक्जैक्टली उसी पाथ को फॉलो करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ दें तो उसी पाथ को फॉलो करता है जिस तरह फील्ड लाइंस होती हैं। तो आपको इसका सही से यहाँ से ढूंढना है कि क्या ऐसा ट्रू है या नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, ये तुम्हारा फील्ड लाइंस के बारे में था। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैकेनिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए मैकेनिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पे। मैकेनिक्स में देखिए जितने आपने लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन पढ़े थे ना, उसमें क्वेश्चंस में क्या करेगा कि कोई स्प्रिंग होगी, कुछ पुली में कोई ब्लॉक होगा, है ना, या आपने एसएचएम के क्वेश्चन पढ़े थे, या आपने रोटेशन के क्वेश्चन पढ़े थे, तो वहाँ पे क्या करेगा, जो बॉडीज़ होती थी उनको चार्ज कर देगा, तो वो एक ब्लॉक को चार्ज कर देगा, एक पेंडुलम को चार्ज कर देगा, है ना, और उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देगा। तो आपको पता है जब चार्ज बॉडी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो यहाँ पे एक फोर्स आता है ना, उस फोर्स की वजह से जो आपका एफबीडी है वो चेंज करेगा और बहुत नए नए तरह के क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज रेशियो ऑफ एफ बाई क्यू न्यूटन पर कूलॉम, या फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना। स्टेटमेंट कहना थोड़ा गलत होगा एक्चुअली, मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोल दिया, एक्चुअली टेस्ट चार्ज इज अ वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, है ना। तो एफ बाई क्यू होता है न्यूटन पर कूलॉम। तो व्हाट इज एफ, एफ इज क्यू बी,
अब देखिए ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। व्हाट इज़ क्यू? क्यू इज़ चार्ज एंड ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई चार्ज बॉडी होगी, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, उस पर क्यू भी फोर्स आएगा। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। इन वेक्टर फॉर्म वी हैव एफ इज क्यू ई। इफ चार्ज इज पॉजिटिव, मैंने आपको पिछली स्लाइड में रिपीट किया था, इफ चार्ज इज पॉजिटिव फोर्स इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इफ चार्ज इज नेगेटिव देन फोर्स इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट हो जाता है अगर चार्ज नेगेटिव है तो कई केसेस बनेंगे इसमें। ठीक है, मैं फर्स्ट केस डिस्कस करता हूँ, केस 1। आपको अपने आप सोचना है यार, मैं बोलता रहूँगा और आप उसका आंसर अपने आप सोचते रहेंगे वीडियो पॉज करके। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मैसे शो करते हैं विद इक्वल स्पेसिंग, है ना। ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसको भी आप इस लेवल पे आपको आंसर देना है, सोचना है। दिस क्वेश्चन फॉर यू, क्योंकि पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, दे आर रेडियली आउटवर्ड। तो हाउ टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे आपको आंसर मिलेगा, पर देखिए शायद आप लोग कुछ सोच सकते हो इसके बारे में। हाउ टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और मैंने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया वाई एक्सेस, दिस एक्स एक्सेस। ठीक, मैंने यहाँ पे ओरिजिन पे चार्ज रख दिया प्लस क्यू, मास इज एम। तो मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट नोट कर देता हूँ, आप इसको अपने आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे आपका हमारा आंसर मैच करता नहीं मैच करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर है, along प्लस एक्स एक्सिस। फाइंड एक्सेलेरेशन, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। एक्सेलेरेशन वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आप 1 मिनट के अंदर आंसर दे सकते हैं। एफ इज क्यू ई, फोर्स आ गया भाई, फोर्स आएगा तभी तो हम एक्सेलेरेशन निकाल पाएंगे। तो ए इज एफ बाई एम, तो फोर्स इज क्यू बी बाई एम, दिस इज फोर्स। ठीक है, मैंने आपसे वेलोसिटी पूछी है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू इज 0 तो प्लस क्यू बी बाई एम इंटू टी। इसको याद कर लीजिए, एक्सेलेरेशन कितना हो जाता है, क्यू बी बाई एम। ठीक है, बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर, बहुत तरह के। कुछ मुझे क्वेश्चन याद आ रहे हैं, मैं कराता हूँ आपको, बाकी आपको मिलते रहेंगे। चलिए इस पे बेस्ड हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं पहले, इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन है, ठीक है। देयर इज अ वॉल एंड ब्लॉक ऑफ मास m, चार्ज प्लस q, क्या HCV में भी क्वेश्चन है, एंड दिस डिस्टेंस इज d। ठीक है, एंड सडनली एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड अलोंग एक्स एक्सिस। पहले नहीं थी, अचानक से हमने उसको स्टार्ट कर दिया। सडनली एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच्ड अलोंग एक्स एक्सिस, इधर हमने स्विच कर दी। ठीक है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक। पहले आपको सोचना है मैंने टाइम पीरियड वर्ड क्यों बोला, मतलब पहले आपको डिसाइड करना है कि वाई मोशन इज ऑसिलेटरी। टाइम पीरियड वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, अदर मोशन इज SHM और ऑसिलेटरी। तो पहले आपको सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक, सोचिए आप, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। कितना एक्सेलेरेशन आएगा, एक्सेलेरेशन आएगा फोर्स, तो ये एक्सेलेरेशन आएगा फोर्स, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फोर्स उसी डायरेक्शन में आएगा। तो ये ब्लॉक आगे फोर्स लगेगा, एक्सेलेरेट करेगा, जाके यहाँ लड़ेगा धड़ाक से। ठीक है, और लड़ने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं मेंशन होता है तो यू हैव टू एज्यूम इलास्टिक कोलिजन। अब ये मत पूछना कि सर आपने बोला नहीं। ठीक है, अगर कहीं पे कहीं कोलिजन हो रहा है एंड नथिंग इज मेंशन्ड देन यू हैव टू कंसीडर इट इलास्टिक कोलिजन। सो देयर विल बी इलास्टिक कोलिजन एट दिस सरफेस एंड देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एंड इट विल रिबाउंड विद द सेम स्पीड। जितनी स्पीड से लड़ेगा ना, एग्जैक्टली उतनी स्पीड से रिबाउंड होगा। तो भाई यहाँ का टाइम निकालते हैं पहले। एक्सेलेरेशन है आपका, डिस्टेंस है, टाइम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, एस इज यू टी प्लस हाफ, पहले हम जाने का टाइम निकालेंगे, है ना। डी इज इक्वल टू यू इज 0 इंटू टी प्लस हाफ क्यू बी बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो डी कितना आ गया मेरा, डी इज हाफ क्यू बाई एम इंटू टी स्क्वायर। टी कितना आएगा, अंडर रूट 2 md बाई क्यू बी। देखिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप सुनते जाइए जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है,
दिमाग सुनते रहिए और दिमाग चलाते रहिए, आप कॉपी पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए आप। अंडर 2 MT/QE, ठीक है। ये टाइम आ गया, ये यहाँ से आने का टाइम आ गया। अब क्या होगा, लड़ने के बाद ये रिबाउंड करेगा, जब रिबाउंड करेगा तो उसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी, बट फोर्स तो अभी भी राइट में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने ऑफ नहीं की ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी राइट में ही है, तो फोर्स अभी भी राइट में ही है, QE। एंड नाउ मोशन विल बी रिटार्डेड। तो पहले एक्सलेट मोशन थी, रिटार्डेड होगी, तो जितने टाइम में यहाँ पहुँचेगा एग्जैक्टली उतने टाइम में वापस आएगा। तो व्हाट इज़ टोटल टाइम पीरियड, दिस इज 2 ट्वाइस ऑफ टी लिख देता हूँ, ये टी की वैल्यू जाएगी, ठीक है। इसकी मोशन कैसी होगी, ऑसिलेटरी होगी, फिर आके रुकेगा, और रुकने के बाद ये फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पे, कोई लॉस तो नहीं रहा, फिर ये भागेगा, फिर लड़ेगा, और ऐसे ऐसे ही अपने आप ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। इस पर प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन भी बन जाता है यार भाई, पूरे मैकेनिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो प्रोजेक्टाइल का देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक बात याद रखना आप कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर फोर्स दैन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ग्रेविटी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो कभी कभी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना, और आपके दिमाग में ये आता है कि यार इसमें ग्रेविटी लेनी है कि नहीं लेनी है, और आपको एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नहीं गिवन है ना, तो आप उसको इग्नोर मार देंगे, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स बहुत ही वीक होता है, ठीक है। तो कभी भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन आता है और चार्ज पार्टिकल है ना, अगर पार्टिकल है बहुत स्मॉल मास का, तो वहाँ पे आप ग्रेविटी को इग्नोर मार सकते हो। ऐसा ना हो कि उसका वेट 4 kg 5 kg हो, तब नहीं। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स अगर है वहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का मास बहुत कम होता है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स थोड़ा स्पेसिफाई कर देता हूँ, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स यू कैन इग्नोर ग्रेविटेशन चार्ज, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बहुत ही वीक होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सभी लोग आंसर दे सकते हैं यार, वीडियो पॉज करके आंसर देना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और मैंने यहाँ से u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे एक प्लस Q चार्ज को, जिसका मास कितना है, मास इज m, इसको मैंने फेंक दिया, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स टाइम पीरियड, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ये चीज़ आपको फाइंड करनी है, मास इज एम चार्जेस क्यू, ठीक है। और क्वेश्चन में ग्रेविटी नहीं दी है, ठीक है, या डी भी हो सकती है, हम दोनों सिनेरियो की बात कर लेते हैं। अगर ग्रेविटी नहीं की मैंने, आप ऑप्शन देखोगे आपको पता चल जाएगा ना, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको समझ में आ जाएगा ग्रेविटी लेनी कि नहीं लेनी है। तो अभी हम एज्यूम कर चलते हैं कि ग्रेविटी नहीं है यहाँ पे, यह है भी तो उसको हम इग्नोर मार रहे हैं। तो क्या करोगे भाई, जब ये ऊपर जाएगा, है ना, तो उस पर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड एक्शन, सो फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड QE एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये फोर्स इस पर नीचे एक्ट करेगा, एंड एक्सेशन कितना होता है, फोर्स अपॉन मास, तो QB/m, ये इस पर एक्सेशन आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो जो काम ग्रेविटी का होता था एग्जैक्टली वो काम किसका हो गया, वो QB/m का हो गया। तो आपके जितने भी फॉर्मूले होते हैं, है ना, ग्रेविटी में, सॉरी प्रोजेक्टाइल में, रिप्लेस G विद QB/m। आप G को QB/m से रिप्लेस कर दिए और अपने आंसर आप लिख लीजिएगा जो भी आपके आंसर बन रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो गई। शीट में दूंगा मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक। शीट में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़ा आइडिया मिले। तो प्रोजेक्टाइल की बात हो गई, और बात करते हैं उसकी। SHM में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो ये कैसे क्वेश्चन आएंगे, 2 आंसर मैं आपको बोलूँगा, बाकी आप अपने आप लिखेंगे। जैसे पेंडुलम, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, इट्स टाइम पीरियड इज 2π√L/g, मास इज m एंड चार्ज इज +Q। एंड हमने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी E, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। आपसे पूछेगा आप बताइए इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, या ऐसे भी आ सकता है कि टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो क्या होगा बताइए, अगर इसका FBD बनाते हैं तो इस पर mg तो एक्ट कर ही रहा होगा, ठीक है। SHM तो पहले हो रही थी ना इसमें, तो ग्रेविटी तो हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि SHM बोला है उसने पहले, SHM हो रही थी। अब टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो mg नीचे आ रहा है और साथ में इस पर QV और आ गया फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स कितना हो गया, तो अगर हम नेट फोर्स आएगा उसको हम mg डैश लिख लेते हैं,
एंड दिस इज़ एम जी प्लस क्यू वी। आपको याद होगा मैकेनिक्स में जहाँ भी ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स आता था तो वहाँ पे अपरेंट ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आता था। तो एम जी भी नीचे था, क्यू वी भी नीचे आ गया। दिस इज एम जी डैश एंड व्हाट इज जी डैश? जी डैश इज अपरेंट ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी का फोर्स तो था ही, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने और सपोर्ट कर दिया, है ना। तो ये दिस इज नेट फोर्स। तो व्हाट इज जी डैश? दिस इज जी प्लस क्यू बी बाई एम। तो कोई आपसे उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो आप बोलोगे टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस क्यू बी बाई एम। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, मैं सारे केसेस लिख देता हूँ, आंसर आपको खुद देने हैं। नाउ केस 2, ठीक है। चार्ज इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब क्या होगा सोचो आप। जो आपकी ग्रेविटी होगी ना, मैं सीधे लिख रहा हूँ, इट विल बी जी माइनस क्यू बी बाई। ये आपको डायग्राम बना के देखना है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऊपर कर दी ना, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर कर दी तो फोर्स कहाँ जाएगा? फोर्स ऊपर आ जाएगा क्यू बी, तो एम जी माइनस क्यू बी हो जाएगा। इसको आप नोट करिएगा, ठीक है। एंड केस थर्ड, चार्ज इज नेगेटिव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड। अब क्या होगा बताओ? अभी आपके लिए मैंने छोड़ दिया। चार्ज नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, फोर्स किधर लगेगा? बट नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर होता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बार फोर्स नीचे आएगा। चलो मैं इसे लिख ही देता हूँ, तो पूछते रहोगे मुझसे। तो इस बार फोर्स नीचे आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको? या इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, ये चार्ज नेगेटिव है। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो इस पर फोर्स नीचे लगेगा ना, तो दोनों फोर्स ऐड कर जाएंगे, इट विल बी जी प्लस क्यू बी बाई एम। तीसरी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? चार्ज इज नेगेटिव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप बोलो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, चार्ज नेगेटिव, फोर्स ऊपर आएगा, तो जी डैश इज जी माइनस क्यू बी बाई एम। और एक और पॉसिबिलिटी कि दिस इज पेंडुलम, चार्ज इज प्लस क्यू, मास इज एम, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल फील्ड आ गई तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई? ये जाके यहाँ रुकेगा, पता है, यहाँ रुकेगा। टेंशन टी होगी, ये एम जी होगा, ये क्यू बी होगा, और एम जी और क्यू बी दोनों में इसको मिलकर यहाँ रोक लेंगे। दिस इज रिजल्टेंट। समझ गए ना आप? ये यहाँ पे रुक जाएगा हवा में, और फिर जब इसको हिलाओगे ना, ऐसे ऐसे टच करोगे ना, तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे एस एच एम करेगा। दिस विल बी एस एच एम। ये इसका मीन हो जाएगा, समझे? दिस इज मीन। यहाँ से एस एच एम करेगा। रिजल्टेंट कितना आएगा बताइए आप? भाई जो एम जी और क्यू बी का रिजल्टेंट आएगा वही तो टी को बैलेंस करेगा। तो वॉट इज टी? दिस इज अंडर रूट एम जी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर। ये हमको बोलना चाहिए कि जो ग्रेविटी का काम है ये कर रहा है। पहले जो ग्रेविटी एम जी थी, अभी क्यू बी आ गया, तो दिस इज अपरेंट ग्रेविटी, है ना। दिस इज एम जी डैश। अब लगेगा कि ग्रेविटी ऐसे काम कर रही है, इन दोनों का इफेक्ट। तो हम इसको एम जी डैश इक्वल कर देते हैं, तो एम जी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर, एंड यू विल गेट जी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू बी बाई एम का होल स्क्वायर। दिस इज अपरेंट ग्रेविटी। तो जो आपका पेंडुलम का फॉर्मूला था, यहाँ पे ये जी डैश की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस बार ये ग्रेविटी आएगी। तो 2-3 आपको क्वेश्चन करा दिए, और शीट में काफ़ी कॉम्प्लेक्स आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको बेसिक आइडिया हो गया कि आपको एफबीडी बनाते समय क्या करना है, आपको क्यूबी को और ऐड कर लेना है, ठीक है। चलिए चाहिए एक क्वेश्चन और दीजिए आप, इसका आंसर रोटेशन में भी आ जाता है यार कभी कभी। दिस इज द रॉड, ठीक है, एंड ये ऐसे मूव कर सकती है, ऐसे और ऐसे मूव कर सकती है। मास इज एम, मास इज एम, लेंथ इज एल, एंड चार्ज इज क्यू, विच इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स लेंथ। यहाँ से लेके ना यहाँ तक पूरा चार्ज है। इसको हम उल्टा भी बना सकते थे, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे बना दिया। सडनली ए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई इज स्विच्ड ऑन, ठीक है। इसको हमने ऑन कर दिया, ठीक है, फील्ड को हमने ऑन कर दिया। तो फाइंड एंगुलर
एक्सेलेरेशन ऑफ रॉड। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर भी आपको देना, अच्छा मैं दे देता हूँ यार आंसर, फिर शीट में आपको बड़े खतरनाक से क्वेश्चन दे दूँगा मैं, भी आसान से क्वेश्चन है। तो क्या होगा बताइए भाई, इस पर टॉर्क आएगा, किसका टॉर्क आएगा, ग्रेविटी का तो आएगा नहीं, ग्रेविटी कहाँ से जा रही है बताइए, ग्रेविटी तो यहाँ से mg नीचे होगा ना, और आपको इसके बाद घूम रही बॉडी, तो ग्रेविटी यहाँ से जाएगा, इसका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, ग्रेविटी यहीं से पास कर गया, ठीक है। उसका फोर्स आएगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आएगा QV, बट जो QV आएगा ना पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यार, देखिए ऐसे आएगा, पूरी रॉड पे आएगा QV, दिस रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो फोर्स हर जगह आ गया है ना। अब जो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है वहाँ पे F जो होता है ना वो एक सिंगल फोर्स होता है, जो हमारा टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं यार वो डिस्टेंस होती है, कौन सी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस, डी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहाँ पे फोर्स लग रहा है वहाँ की डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम एक्सिस, ये टॉर्क होता है हमारा। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आप देख रहे हैं कि फोर्स इज नॉट मतलब दिस नॉट ए सिंगल फोर्स, मतलब है ना, कोई एक किसी पॉइंट पे एक्ट नहीं कर रहा है, दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे में एक्ट कर रहा है। तो आप समझ तो गए होगे, इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हो कि हमें क्या करना है। फॉर्मूला तो हमारा किसके लिए होता है, दिस फॉर्मूला इज फॉर, किस फोर्स के लिए होता है, जब व्हेन फोर्स इज सिंगल फोर्स। तो क्या करेंगे, रॉड को पूरे बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ देंगे और रॉड के हर पार्ट पे टॉर्क निकालेंगे। तो मैं यहाँ से एक्सिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट लूँगा, आप बताएंगे इस पर कितना चार्ज आएगा, व्हाट इज Q बाई L, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एंड दिस लेंथ इज dx, सो दिस इज चार्ज, ये एलिमेंट पे चार्ज आ गया। चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह राइट में, तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, लेट मी राइट df। तो व्हाट इज df, जो df फोर्स होगा वो चार्ज विच इज dq इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स आ गया, ये फोर्स आ गया, इसकी डिस्टेंस कितनी है x, तो इस पर टॉर्क आएगा d टाउ, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स विच इज dq इनटू डिस्टेंस, दिस इज x। तो कितना टॉर्क आ गया बताइए आप, dq की वैल्यू पुट कर देते हैं, Q बाई L dx इंटू ई इंटू एक्स, दिस इज टॉर्क। नेट टॉर्क निकालने के लिए आप इसको इंटीग्रेट मारेंगे, किसको इंटीग्रेट मारेंगे, एक्स को इंटीग्रेट मारेंगे, कहाँ से मारेंगे, जहाँ पे पहला एलिमेंट शुरू हो रहा है, तो पहला एलिमेंट यहाँ पे होगा, एट दिस पॉइंट वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, और लास्ट एलिमेंट यहाँ पे होगा, एट दिस पॉइंट वैल्यू ऑफ एक्स इज L। तो लिमिट क्या लगेगी, 0 to L, क्या बाहर कर लेंगे हम, Q को बाहर करेंगे, E को बाहर करेंगे, L को बाहर करेंगे, एंड वी हैव x dx, लिमिट 0 to L। तो QV बाई L, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2, एंड लिमिट 0 to L, वी हैव हाफ QVL, ये आ जाएगा शायद। तो दिस इज टॉर्क, ठीक है, और आपको पता है कि टॉर्क इज आई अल्फा, और आई रॉड का कितना होता है, रॉड इसके बाद घूम रही है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यार, आप जाके नोट चेक मारिएगा, आई इज ml स्क्वायर बाई 3, इसके अबाउट ml स्क्वायर बाई 12 होता है, अबाउट सेंटर, एंड अबाउट एंड पॉइंट इट इज ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। ये टॉर्क की आप वैल्यू पुट करोगे एंड यू विल गेट अल्फा, ठीक है। तो टॉर्क के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आप ध्यान रखना, और टॉर्क में हमेशा आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा, ये स्फीयर भी आ सकता है, रॉड भी आ सकती है, तो वहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और जब रॉड पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो फोर्स भी आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए आप, कि अगर किसी चार्ज बॉडी पर टॉर्क निकालना है, तो जो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है, दैट इज़ फॉर ए पॉइंट फोर्स, जहाँ पे कि किसी एक पॉइंट पे फोर्स लग रहा हो। और नॉर्मली चार्ज कभी एक जगह टिकता नहीं है, जब आप किसी कंडक्टर पे चार्ज को देंगे तो ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, रॉड है तो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, स्फीयर है तो एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको एलिमेंट्स बना के इंटीग्रेट मारना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मैकेनिक्स में मिलेंगे कि जहाँ पे आपको टॉर्क निकालना होगा ऑफ ए चार्ज बॉडी प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए एक और, ये देखिए अब जो मैं नेक्स्ट बोल रहा हूँ ये एनसीईआरटी में है और बोर्ड में भी आता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से नोट करेंगे, ठीक है। तो मैं बिल्कुल एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, और इस पर जे में बहुत क्वेश्चन बनता है, नीट में बहुत क्वेश्चन बनता है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। देखिए आप लोग इतनी मैकेनिक्स कर चुके हैं, आप आंसर दे सकते हो। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, आप नोट करते, जो मैं बोल रहा हूँ इसको नोट करते रहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस में ए चार्ज इज गिवन, ए चार्ज प्लस क्यू ऑफ मास m
इज गिवन ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसको हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी, किधर दे दी, along एक्स एक्सिस, और कहाँ पे दे दी, एट ओरिजिन। यहाँ पे ना हमने इसको फेंक दिया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज को रख के ना ऐसे फेंक दिया। इसका मास कितना है, तो क्या फाइंड करना है आपको, बहुत चीज़ें फाइंड करनी है। वेलोसिटी एट ओरिजिन, फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन एंड डायरेक्शन। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको बिल्कुल रट्टा मार लेना है एक लाइन को आफ्टर टाइम टी, ठीक है। आफ्टर टाइम टी भी हो सकता है, आफ्टर डिस्टेंस एक्स भी हो सकता है। तो चलिए भाई, हमने इसको फेंक दिया किधर, एक्स के लॉन्ग फेंका हमने, वेलोसिटी एक्स पे दी हमने, ठीक है। ये हमने यू वेलोसिटी दे दी इसको। फोर्स किधर आएगा बताइए आप, फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो फोर्स इज इन अपवर्ड एक्शन क्यू बी। वेलोसिटी किधर है, इसकी एक्स की तरफ है, तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा बोलिए, एफ बाई एम विच इज क्यू, दिस इज एक्सेलेरेशन, किधर आ गया बोलिए, दिस इज लॉन्ग वाई डायरेक्शन। तो मैं आपको बोल दूँ ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया। जिन्होंने अभी मैकेनिक्स रिवाइज किया है, काफ़ी बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, है ना, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, बस ग्रेविटी उल्टी हो गई, समझे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होता था, आप किसी छत पे खड़े होकर यू वेलोसिटी से पार्टिकल को ऐसा फेंकते थे, जैसे हाइट हो गई ना, आप किसी हाइट पे खड़े हो गए और पार्टिकल को ऐसे फेंकते थे, ऐसे ही गिरता था पार्टिकल, तो ग्रेविटी कहाँ हो गई, नीचे हो गई। इस केस में ग्रेविटी कहाँ हो गई बताओ, ग्रेविटी ऊपर हो गई। तो बिल्कुल वही केस पढ़ रहे हो आप, बस उल्टा हो गया, ये ध्यान रखना, आप तो कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। तो जिसने भी अभी रिवाइज कर रखा है उसको सारे आंसर दिखते चले जाएंगे। दिस वाई एक्सेस इज एक्स एक्सेस, ठीक है। आप 11th के नोट से बात देख लेना। ये एक्सेलेरेशन आ गया किधर, वाई में आ गया, और ये प्रोजेक्टाइल बन गया। ये भाई प्रोजेक्टाइल कब बनता था, जब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में कुछ एंगल होता था अदर दैन 0 और 180, तो वो प्रोजेक्टाइल बनता था, या पैराबोला बनता था। तो ये ऐसे पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। अब ये सब बातें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कितनी मैकेनिक्स आपको आती है, कि आपको मैकेनिक्स में पता है कि प्रोजेक्टाइल कब बनता है, कि जब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में एंगल 0 या 180 के अलावा कुछ भी होता है, तो इसका पाथ पैराबोला बनता है, सर्कल बनता है ना। सर्कल की एक बहुत फिक्स कंडीशन होती थी, तो यहाँ पे बना गया पैराबोला, ये ऐसा चला जाएगा। वॉट अबाउट एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इट विल नॉट चेंज। क्यों नहीं चेंज करेगा भाई, कोई फोर्स ही नहीं है एक्स में, कोई फोर्स नहीं तो कंपोनेंट चेंज नहीं करेगा। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अगर ये एक्स कंपोनेंट है तो ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, एंड दिस इज वाई कंपोनेंट, ठीक है। दिस इज वी वाई। ये तो आपको पता है ना यार, कि किसी पाथ में जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो दैट गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज वी एक्स, दिस इज वी वाई। तो वी एक्स इज यू, फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट अबाउट वी वाई, यार ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मोशन होती है, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसलिए वाई डायरेक्शन में कैसी मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। इसको नोट कर लेना कि वाई डायरेक्शन मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो मैं वाई डायरेक्शन में यू प्लस ए टी लगाऊंगा, यू वाई प्लस ए वाई टी, लेकिन मैं वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। आपने फेंका इसको एक्स की तरफ है, तो इनिशियली देयर इज नो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, देयरफॉर यू वाई इज 0, एंड व्हाट इज एक्सेलेरेशन, दिस इज क्यू बी बाई एम इंटू टी। ये बिल्कुल प्रोजेक्टाइल की बातें चल रही हैं, तो दिस इज वेलोसिटी। वेक्टर फॉर्म में बोलेगा तो आप बोलोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं यार, इसको हम यू वाई कैप लिखेंगे प्लस क्यू बी बाई एम इंटू टी इंटू जे कैप, दिस इज वेलोसिटी। मैंने आपसे डायरेक्शन भी पूछी थी, डायरेक्शन बता दो, दिस इज एंगल थीटा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा इज वी वाई अपॉन वी एक्स, डिवाइड मार देते हैं, तो व्हाट इज वी वाई, क्यू बी, ये हमारा दिस इज tan थीटा, ये डायरेक्शन आ गई, ठीक है। अभी बातें पूरी नहीं हुई, मैंने इसकी पोजीशन भी पूछी थी, है ना। तो चलिए पोजीशन समझ जाते हैं पहले। यहाँ पे एक्स में कौन ले जा रहा है इसको, एक्स में आपको वेलोसिटी ले जा रही है विच इज कांस्टेंट बिकॉज देयर इज नो एक्सेलेरेशन, सो बेसिकली अलोंग एक्स एक्सिस मोशन इज यूनिफॉर्म, एंड फॉर यूनिफॉर्म मोशन वी हैव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आनी चाहिए। दिस इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस विच इज नॉट चेंजिंग बिकॉज देयर इज नो एक्सेलेरेशन, इसलिए मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म। तो एक्स कोऑर्डिनेट में जो भी चेंज आएगा दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी, एक्स इज यू टी। नाउ कम टू वाई डायरेक्शन। वाई में कैसी मोशन है बोलिए, फोर्स ऊपर है इसलिए वाई में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मोशन है, बट व्हाट इज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियली देयर इज नो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, तो मैं वाई को क्या लिखूंगा,
मैं लिखूँगा यू वाई टी। आपको याद होगा ना कि 2D मोशन में जब हम एक्स एक्सिस देखते थे तो सब कुछ एक्स का लेते थे, और जब हम वाई एक्सिस देखते थे तो सब कुछ वाई का लेते थे। तो व्हाट इज़ यू वाई? 0 इंटू टी प्लस हाफ के वी बाई एम इंटू टी स्क्वायर। बेसिकली वाई इज़ हाफ के वी बाई एम इंटू टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन, इसको मैं 3rd लिख देता हूँ। एक्स इज़ यू टी, है ना। इक्वेशन कौन सी थी? 1 थी यहाँ पे, चलो इसको मैं 2nd लिख देता हूँ। मैंने पूछा था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मैंने पाथ पूछा था ना, पाथ कैसा बनेगा। तो आप याद करिए काइनेमेटिक्स में जब भी पाथ निकालना होता था तो बेसिकली आपको एक्स और वाई में रिलेशन बताना होता था। तो एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। थोड़ा मैकेनिक्स आपने रिवाइज करिए तो आपको पता चलेगा कि आपको टी एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट टी फ्रॉम 2 and 3। तो फ्रॉम 2, देखिए बोर्ड की डेरिवेशन है यार, बहुत ढंग से नोट करना है इसको। बोर्ड में आता है टी इज़ यू एक्स बाई यू, और इसको हम कहाँ पुट कर देते हैं? पुटिंग इन 3rd। इसको हम 3rd में पुट कर देते हैं टी के प्लेस पे। तो वी गेट हाफ इज़ हाफ वाई इज़ हाफ क्यू बाई एम, और टी के प्लेस पे कितना? एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये डराइव करने के बाद आता है बोर्ड में ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन। यू कैन क्लियरली सी दैट वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज पैराबोला, है ना। ये आपको पहले समझ जाना चाहिए था कि पैराबोला होता है, ठीक है। तो ये पैराबोलिक मोशन हो गई। अभी हमने tan थीटा कैसे निकाला था? हमने tan थीटा निकाला था यार वी वाई अपॉन वी एक्स से, है ना। इसको हम डी वाई बाई डी एक्स से भी निकाल सकते हैं, पता है भाई, यही तो होता है यार। आप वी वाई बाई वी एक्स कर लो या डी वाई बाई डी एक्स कर लो, स्लोप भी तो हमको एंगल ही देता है उसके पाथ का। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट मार देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट मारोगे, क्यू वी बाई 2m तो बाहर नीचे आ गया, यू स्क्वायर भी बाहर आ गया, वी हैव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 2x। तो क्यू वी बाई 2m यू स्क्वायर इंटू दिस इज 2x, तो वी हैव क्यू वी एक्स बाई एम यू स्क्वायर, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स और tan थीटा, ठीक है। व्हाट इज क्यू बाई एम? क्यू बाई एम को हम क्या बोलते हैं? क्यू बाई एम को हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। यूनिट क्या बनेगी? कोलॉम पर केजी, मतलब चार्ज पर यूनिट मास, है ना। पर यूनिट मास पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज पर यूनिट मास, कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज, है ना। तो वाई देखिए ना, वाई किसके, जो वाई 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 इज कॉल्ड एक्चुअल डिफ्लेक्शन। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अब क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन होगा कि ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक पार्टिकल को फेंक दिया यू वेलोसिटी से। बहुत ढंग से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बोर्ड में भी आता है, जेई में भी, नीट में भी। यही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। एक पार्टिकल तो ऐसा चला गया, एक पार्टिकल ऐसा चला गया, एक ऐसा चला गया, ठीक है। इसमें से एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर की तरफ है। क्वेश्चन आप समझ गए ना कि हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से? एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन अल्फा पार्टिकल है, कौन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो यार इलेक्ट्रॉन को तो आप लोग आइडेंटिफाई कर ही सकते हो। इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भागेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी नीचे तक है यहाँ पे, एंड दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स इक्वल टू 0। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन। तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ इसी लेक्चर में, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है नेगेटिव चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, तो उसको नीचे फेंक देगा। दिस इज ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ यू हैव अल्फा एंड प्रोटॉन, इनको हमें डिसाइड करना है, ठीक है। अब थोड़ी सी बातें यार वैसे आपको पता होनी चाहिए, बट कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर पहले लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आया था, तो थोड़ा सा हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है। आपको पता होना चाहिए कि हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है, अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे आप, कि आपको इसका मास नंबर, एटॉमिक नंबर होता है, ये आपने पढ़ा होगा यार उसमें पीरियोडिक टेबल में।
2 protons 2 neutrons and there are 2 electrons। ये होता है हीलियम ऐसे, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो कितना इसका एटॉमिक नंबर हो गया, 2 प्रोटॉन्स हैं और सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मास नंबर। तो कितने बताइए, 2 and 2 4, इसको ऐसे लिखते हैं। और किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं इसमें फिजिक्स में ऐसे, जब उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर दिखाते हैं तो ऐसे लिखते हैं 2He4। तो व्हाट इज़ दिस, इसको नोट करिएगा बहुत ढंग से, दिमाग में बिठा लिया, दिस इज एटॉमिक नंबर। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज मास नंबर, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो मैंने शायद एक लेक्चर में आपसे ऑक्सीजन के बारे में डिस्कशन किया था। ऑक्सीजन में तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपने ऑक्सीजन में ऐसे लिख दिया था 8O16, तो हमें समझ में नहीं आया कि आपने कैसे लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया था क्योंकि ये होता है मास नंबर, सॉरी दिस इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज मास नंबर, ठीक है। एंड व्हाट इज मास नंबर, सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब एक काम करते हैं यार, यहाँ से हम क्या करते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं। तो चलिए हमने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को सबट्रैक्ट कर दिया, हटा दिया सिस्टम से। तो नाउ यू हैव 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। दिमाग में उठा लो, हर चैप्टर में आएगा अल्फा पार्टिकल, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। और आपको पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, नहीं पता है तो अब पता कर लो कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये मास सेम होते हैं, ठीक है। और बताइए इस पर चार्ज कितना आएगा। यार आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के फेंक दिया ना, तो अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के फेंक दिया है तो कितना चार्ज आएगा, +2V। तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू +2। ये अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है +2V के बराबर, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अल्फा पार्टिकल और कौन सा इसमें प्रोटॉन है। तो आप देखिए सेम डिस्टेंस चलने के बाद किसका वाई ज़्यादा है, इसका वाई ज़्यादा है, ठीक है। और वाई की इक्वेशन लिखते हैं हम। वाई की इक्वेशन क्या होती है आप मुझे बताइए, दोनों पे जैसे साथ रखते हैं ऐसे, शायद आपको दिख रहा होगा, ये ऐसा रखते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ वाई, वाई इज़ हाफ QB/m x²/u²। मैंने आपको बोला है कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/m। देखिए अब नहीं यार, E इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल पार्टिकल्स, U सबका सेम है, ये मैंने आपको बताना भूल गया। U अच्छा मैंने लिखा था U इज़ सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स, ठीक है। और सेम x है, देखो x भी सेम हो गया, ये यहाँ तक हो गया ना x। तो जिसका Q/m ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। अब हमें अल्फा और उसमें टिक करना है, तो पहले हम प्रोटॉन पे आते हैं ना, पहले हम प्रोटॉन पे आते हैं। बताइए इसका Q/m कितना होगा। प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव, तो दिस इज़ E/m। अब हम आते हैं अल्फा पार्टिकल पे। अल्फा पार्टिकल से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अभी बोला आपको, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं +2E। अपॉन इसका मास कितना होता है 4m, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स हैं 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो मास मिला के 4 हो गया लगभग, और दोनों के मास सेम होते हैं, वी हैव 4m। तो दिस इज़ E/2m। तो देखो भाई कौन कम है बताओ, अल्फा पार्टिकल का Q/m कम है, इसलिए जो कम हुआ है वो अल्फा पार्टिकल, ज़्यादा हुआ प्रोटॉन। तो जो सेकेंड ट्रेजेक्ट्री है ये किसकी है, इसका इसमें y कम आया है, और y कम किसका आएगा, जिसका वो कम होगा। तो दिस इज़ ऑफ क्या, ये क्या था भाई, दिस इज अल्फा पार्टिकल। तो सेकेंड ट्रेजेक्ट्री इज ऑफ अल्फा पार्टिकल। एंड व्हाट अबाउट फर्स्ट ट्रेजेक्ट्री, फर्स्ट ट्रेजेक्ट्री किसकी होगी, जो फर्स्ट ट्रेजेक्ट्री हमारी दैट इज ऑफ अ प्रोटॉन, ठीक है। तो चलिए ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। शीट दूंगा, क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। बेसिकली आपको ये सब बातें जितनी मैंने कराई सब रट लेनी है। एंड नेक्स्ट विल मूव टू डायपोल। एंड कुछ लोग आज मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं डायपोल पे मूव करूँगा अगली शीट में, अगले 10 उसमें और फ्लक्स आने वाला है हमारा। तो अगर कल मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपलोड करूँगा आपको, शायद मैं अपलोड कर दूँगा डायपोल और फ्लक्स के बारे में। देन वी हैव गॉस थ्योरम, एंड आफ्टर गॉस थ्योरम वी विल डिस्कस पोटेंशियल। तो पोटेंशियल लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है।